Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 8 जुलाई 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है यूबिनस वोल्केनो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो इजराइल है, इजराइल ने कुछ अरब कंट्रीज़ के साथ में, अरब स्टेट्स के साथ में अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो संबंध है, उनको इस्टेब्लिश कर लिया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो अरब पीस इनिशिएटिव है, जिस इनिशिएटिव की मध्यस्थता सऊदी अरेबिया ने करवाई है, इस इनिशिएटिव को इजराइल और अरब लीग के थ्रू भी साइन कर लिया गया है। तो इस इनिशिएटिव को इजराइल और अरब लीग ने भी साइन किया था। ये आपको दो स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए नीचे आपको ऑप्शन दिए गए, क्योंकि अब की बार ये 2023 का प्रीलिम्स से क्वेश्चन है। अब की बार ऑप्शंस काफ़ी डिफरेंट थे, आपको पता होगा। तो आज भी यहाँ पर आपको इस जो क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, थोड़े डिफरेंट दिख रहे होंगे। अब दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए पहला जो ऑप्शन है वो ये बोलता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है ये भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। दूसरा हमारा ऑप्शन बोलता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड वाला है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि जो स्टेटमेंट है पहला वाला वो करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड वाला है वो यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि इन स्टेटमेंट्स की बात करें, स्टेटमेंट 1 पहला सही है, सेकंड वाला रॉन्ग है। फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो तो गलत है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आराम से बिल्कुल दिमाग को शांत करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, टोमेटो प्राइसेस को लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पिछले कई दिनों से पब्लिश हो रहे हैं। आपको पता है टमाटर के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं आज के समय पर। तो बताया जा रहा है कि टमाटर की जो ये कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसके पीछे दो वायरस का हाथ है। और वो जो दो वायरस हैं वो कौन कौन से हैं, एक वायरस का नाम है TOMV और दूसरे का नाम है CMV। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें समझेंगे, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल है वो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इवन इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर डिटेल से समझाया है कि जो ये CMV और TOMV वायरस हैं, ये दोनों मोसाइक वायरस हैं, ये क्या हैं और किस प्रकार से जो टमाटर की फसल है इसको ये बर्बाद कर रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में, जिसकी वजह से टोमेटो के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आज के समय पर। ये आप देख पाओगे, और भी जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो लगातार यहाँ पर पब्लिश होते जा रहे हैं इसी टॉपिक को लेकर। इवन आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा कि जो मैकडोनल्ड के स्टोर्स हैं उन्होंने टोमेटो को अपने डिशेस के अंदर में ऐड करना ही बंद कर दिया है। यानी कि टोमेटो का यूज़ यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टोमेटो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 200 रुपये पर केजी आसपास यहाँ पर इतना रेट चल रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो टोमेटो मिल रहा है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे मैकडोनल्ड्स ने अभी टोमेटो का यूज़ करना बंद कर दिया है। ये आपको आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो आखिरकार हो क्या रहा है, क्या है ये दोनों वायरस, इसको समझते हैं डिटेल से। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो टोमेटो ग्रोवर्स हैं, जो यहाँ पे टमाटर की खेती करते हैं,
अब टमाटर की खेती कई सारी जगह पर हो रही है। महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा होती है, कर्नाटका में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे टमाटर की खेती के ऊपर में एक वायरस अटैक होता है, और जिस वायरस को हम लोग बोल रहे हैं CMV। तो CMV वायरस महाराष्ट्र के टमाटो को अफेक्ट किया है। CMV वायरस का नाम है क्यूक्यूम्बर मोसाइक वायरस। अब आप देखोगे नाम है क्यूक्यूम्बर, मतलब ये तो खीरे से रिलेटेड है। हाँ, ये जो वायरस है ये खीरे के साथ साथ और भी कई सारी जो वेजिटेबल्स हैं, कई सारी जो सब्जियां हैं उनके ऊपर अफेक्ट कर सकता है, जिसमें टमाटर भी इंक्लूडेड है। ठीक है। और जो दूसरा वाला TOMB वाला वायरस है, इसने कर्नाटका के टमाटर की फसलों को बर्बाद किया है, या फिर कर्नाटका के साथ साथ जो साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर में टोमेटो की क्रॉप है उसको बर्बाद करने के पीछे का जो वायरस है वो है TOMV। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर टोमेटो की क्रॉप को बर्बाद करने के पीछे का वायरस है वो है CMV। तो CMV TOMV इसके बारे में आपको समझ में आया। अब टोमेटो की क्रॉप्स का लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हुआ, इतना अच्छा प्रोडक्शन हो नहीं पाया, लेकिन डिमांड तो वैसी थी जैसे पहले थी। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई हो नहीं पा रही है, तो जिसकी वजह से आपको ये इन्फ्लेशन यानी प्राइस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। सिंपल सा इकॉनमी का ये कॉन्सेप्ट आप मतलब लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसके जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों ये जो वायरस है ना, ये पिछले 3 सालों से कई बार इन्होंने फसलों को बर्बाद करने की कोशिश की है। अब होता यह है कि ये वायरस कभी कभी किसी फसल को हो सकता है थोड़ा सा डैमेज कर सके, और कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है पूरी तरह से फसल को ये ख़त्म भी कर सकते हैं। इतने ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी में इन वायरस को रखा जाता है। अब इन दोनों के बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो पहले हम लोग TOMV के बारे में बात करने वाले हैं। देखो मैं फुल फॉर्म ऊपर आपको बता चुका हूँ, तो आगे मैं बार बार फुल फॉर्म को रिपीट नहीं करूँगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो जो TOMV वाला वायरस है ये विरगे विरेडे फैमिली को बिलोंग करता है, और ये वाला वायरस टोबैको वाले वायरस से काफ़ी मिलता जुलता है। और इवन ये वाला जो वायरस है TOMV वाला, ये टोमेटो की फसल को तो इन्फेक्ट करता है, उसके साथ साथ टोबैको, पेपर्स, उसके बाद में और भी जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर भी ये बुरा असर डाल सकता है। ये जो TOMV वाला वायरस है, सबसे पहली बार इसको टोमेटोज़ के अंदर में यानी टमाटर के अंदर में आइडेंटिफाई किया गया था 1935 में, ये सबसे पहली बार था। अच्छा, क्या ये वायरस ट्रांसमिट होता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बोला जाता है ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। अब मान लो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि जो टोमेटो की खेती होती है ना, वो एकदम से यहाँ पर खेत में नहीं लगा देते हैं, इसको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। एक नर्सरी में यहाँ पर इस टमाटर की सीड को यहाँ पे उगाया जाएगा। उगाने के बाद में यहाँ पर ये थोड़े बड़े बड़े जब पौधे हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, देन उसके बाद में उनको वहाँ से निकाल कर ट्रांसप्लांट किया जाएगा दूसरी जगह पर उसको लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टोमेटो क्रॉप की जो कल्टीवेशन है वो की जाती है। तो इसी दौरान यहाँ पे ये जो वायरस है ये हो सकता है कि टमाटर के बीज को इन्फेक्ट कर सके या फिर छोटे पौधे को इन्फेक्ट कर सके। और होता यहाँ पर यह है कि अगर मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने टमाटर का जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वो किया है, और अगर किसी एक पौधे को भी ये इन्फेक्ट हो जाता है वायरस, ये वो कोई एक पौधा भी यहाँ पर इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है, तो ये वायरस कहीं ना कहीं सभी पौधों में फैल जाएगा, जिसकी वजह से टमाटर की कल्टीवेशन के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस ये जो वायरस का ट्रांसमिशन है ये कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीड़ों की वजह से भी हो सकता है, जैसे वाइट फ्लाइज हो गई या फिर थ्रिप्स हो गई। ये 2 प्रकार के कीड़े आपको देखने को मिलेंगे, ये भी इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इस वायरस का हमारी फसल के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो जैसे ये TOMV वायरस अफेक्ट करेगा ना किसी भी प्लांट को, इससे जो पत्ते हैं हमारी टमाटर की फसल के, वो पत्ते पीले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, पत्तों के ऊपर छोटी छोटी गांठें बननी स्टार्ट हो जाएंगी, वो पत्ते सिकुड़ने लगेंगे, सिकुड़ कर नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, या फिर सिकुड़ कर थोड़े से ऊपर मुड़ जाएंगे, यानी पूरी तरह से जो प्लांट्स हैं वो बर्बाद होने स्टार्ट हो जाते हैं अगर ये TOMV वायरस अफेक्ट करता है तो। अब इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं? तो पहली चीज़, जहाँ पे नर्सरी में जो इसको उगाया जा रहा है ना, स्टार्टिंग में एक नर्सरी में यहाँ पर इसको हम लोग उगा रहे हैं, वहीं पर हमें थोड़ा सा सेफ्टी को मेंटेन करना होगा, बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। या फिर जो सीड ट्रीटमेंट है, डायरेक्टली जो बीज का ट्रीटमेंट है वो हमने लेकर चलना पड़ेगा। जो फार्मर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या होता है जब छोटे छोटे पौधे लगा रहे होते हैं, हो सकता है किसी में पहले से यहाँ पर ये वायरस इन्फेक्शन हो और आपने लगा दिया, जिसकी वजह से जो बाकी सारे उस पौधे के साथ में पौधे लगाए थे वो बाकी सारे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो गए उसी वायरस की वजह से। तो फार्मर्स को सबसे पहले इंस्पेक्ट करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, कोई भी जो छोटा पौधा जिसको आप लगा रहे हो, लगाने से पहले उसको चेक करना चाहिए कहीं इसमें ये इन्फेक्टेड मटेरियल है तो नहीं। अगर है तो फटाफट यहाँ पर उस प्लांट को अलग कर दिया जाए। समझ गए? ये हो गई बात TOMV की।
अब जो दूसरा वाला वायरस है वो है CMV। CMV बिलोंग करता है ब्रोमोविरिडे फैमिली को, और ये भी काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला और ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लांट वायरस है। प्लांट वायरस की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इस वायरस ने भी कई सारी अलग अलग प्रकार की जो प्लांट्स हैं, कई सारी क्रॉप्स हैं, जैसे क्यूकम्बर खीरे की फसल हो गई, मेलन, एग प्लांट, टोमेटो, कैरेट, लेटस, उसके बाद में सेलरी, उसके बाद में क्यूकरबिट्स, इस प्रकार के कई और प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको ये पूरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये जो CMV वाला वायरस है सबसे पहली बार खीरे में पाया गया था 1934 के अंदर में। इस वजह से इसको इसके आगे नाम क्यूकम्बर लगाया गया है, क्यूकम्बर मोसाइक वायरस। ठीक है, अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये वाला वायरस भी एक कीड़े की वजह से फैलता है, उसका नाम है एफिड। एफिड यहाँ पर एक कीड़ा है जो कि क्या कर सकता है, एक प्लांट के सैप को काफ़ी ज़्यादा सख्त करने की कैपेबिलिटीज़ को रखता है। तो ये वाला कीड़ा यहाँ पर इस वायरस को फैला सकता है कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे प्लांट्स में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये जो CMV वाला वायरस है इसका असर क्या पड़ेगा फसल के ऊपर में? अगेन इससे भी वही सिचुएशन होगा कि जो हमारी प्लांट्स की लीव्स हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो पीली पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, पीली पड़ के यहाँ पर सिकुड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। और पौधे के जो ऊपर की पत्तियाँ हैं, नीचे की पत्तियाँ हैं, खासकर उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बीच की पत्तियों के ऊपर इतना कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन सीधा जो अब वो पौधा फ्रूट को बनाएगा, जो फल वो प्रोड्यूस करेगा, वो फल प्रोड्यूस अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको ये जो CMV वायरस है वो इन्फेक्ट कर चुका है। अब इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं? अगेन हमें इस कीड़े के ऊपर ध्यान रखना होगा कि जो ये एफिड है, एफिड का अटैक कहीं से कहीं तक इन प्लांट्स के ऊपर ना हो पाए, क्योंकि यही मेन कारण है जो कि हमारे इन फसल्स को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? एफिड को ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, जो कीड़ों को मारने के लिए दवा होती है वो यूज़ किए जा सकती हैं, प्लस मिनरल ऑयल्स का भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है इन कीड़ों से फसल को बचाने के लिए। तो दोस्तों दोनों वायरसेस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं CMV और TOMV में? दोनों वायरस सिंगल RNA वाले जीनोम वाले वायरसेस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर, ये जो दोनों वायरस हैं ये अगर किसी भी प्लांट सेल्स में एंटर करते हैं तो प्लांट में, जैसे मान लो कोई पौधे में कोई घाव हो रहा है, कोई कटिंग हो रही है पौधे में कोई, या फिर कहीं पे नेचुरली ओपन है पौधा, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो वायरस हैं वो एंटर कर सकते हैं किसी पौधे के अंदर में। दूसरी चीज़, जो दोनों ही वायरस हैं ये तो इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ ये हैं, या तो ये फसल को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाएँ या फिर ये फसल को 100% भी डैमेज कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ दोनों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आप देखोगे फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है ये वाला, इसको GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हो। आज से कुछ दिन पहले बात की जा रही थी, जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं राहुल गांधी जी, अब राहुल गांधी जी के ऊपर डिफेमेशन का एक केस हो गया था, ये आपको पता होगा। वो मामला अभी तक यहाँ पर चल रहा है। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि 2019 का कोई जनरल इलेक्शन के अंदर में जो कैंपेनिंग वगैरह होती है इन्होंने की होगी, और राहुल गांधी जी ने कहीं पर स्पीच दी होगी, और उस स्पीच के अंदर में कुछ ऐसी बात बोल दी है जिससे एक इनके ऊपर डिफेमेशन के चार्ज लगा दिए गए। डिफेमेशन मतलब किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना। अच्छा, तो इन्होंने किसकी रेपुटेशन ख़राब की है? इन्होंने रेपुटेशन ख़राब की है मोदी की। अब मोदी बेसिकली हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा PM मोदी हैं, तो PM मोदी का जो सरनेम है बेसिकली वो मोदी है। तो इन्होंने सीधा यहाँ पर सरनेम का यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था? जैसे आप आर्टिकल में देख पाओगे, बोला जा रहा है, इन्होंने अपने स्पीच के दौरान बोला कि सारे चोर के नाम जो हैं वो मोदी ही क्यों होते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख पा रहे होंगे, ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है कि सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों होते हैं। तो सीधा यहाँ पर मोदी सरनेम के ऊपर यहाँ पर इन्होंने ये बात कह दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी ने, जिनका नेम मोदी ही था, उन्होंने यहाँ पर इनके ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लगाए, केस चला, और उसके बाद में यहाँ पर इनको कॉन्विक्ट साबित किया गया, दोषी साबित किया गया। दोषी साबित होते ही यहाँ पर कह सकते हो 2 साल की इनको सज़ा मिली है। 2 साल की सज़ा मिलते ही क्या होता है, इनकी जो सदस्यता थी पार्लियामेंट के अंदर में, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय पर, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पॉलिटी के अंदर में कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोई भी, तो अगर उसके ऊपर में 2 साल को लेकर अगर कोई सज़ा हो जाती है, मतलब कि वो दोषी पाया गया, किसी केस में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो उस पर्टिकुलर केस के दौरान यहाँ पर उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इनको भी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से, उस सदस्यता से हटा दिया गया। और अब क्या होता है, ये केस यहाँ पर पहुँचता है अलग अलग जगह पे। तो गुजरात के हाई कोर्ट में यहाँ पर उन्होंने रिलीफ की मांग की थी कि देखो थोड़ा सा यहाँ पर इसमें रिलीफ दिया जाए, छूट दी जाए। गुजरात के हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि हम कोई भी यहाँ पर रिलीफ नहीं दे सकते राहुल गांधी जी को इस पर्टिकुलर केस में।
तो कांग्रेस काफ़ी डिसअपॉइंटेड है इस बार, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है और कल ही अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि इस केस को लेकर ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अपील करेंगे। तो खैर आने वाले समय पर देखा जाएगा एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है। बट अभी के समय पर अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करें, वैसे तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे डिफेमेशन को लेकर कानून क्या बोलता है, हमारे भारत में डिफेमेशन को लेकर क्या क्या कानून है, क्या जजमेंट्स हैं, प्लस यहाँ पर अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसको लेकर क्या प्रोविजंस हैं, है ना। तो ये चीज़ आपने ज़रूर से पता होनी चाहिए। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो राहुल गांधी जी के ऊपर जो ये डिफेमेशन का जो केस फाइल किया गया था ना, ये इंडियन पिनल कोड के अंदर किया गया था। इंडियन पिनल कोड के अंदर में जो सेक्शन 499 और सेक्शन 500 है, इसके अंडर में यहाँ पर ये केस फाइल करे गए। नाउ ये जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 499 और 500 है, ये क्या बोलते हैं। सेक्शन 499 जो आईपीसी का, वो सीधा सीधा यहाँ पर बताता है डिफेमेशन के बारे में कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डिफेमेशन कैसे कर सकता है। बोलकर किसी का अपमान, किसी की रेपुटेशन ख़राब की जा सकती है, ठीक है, बोलकर या फिर वर्ड्स में, या फिर कह सकते हो अपना किसी चीज़ को रीड करके, या फिर अपना साइन करके, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर भी यहाँ पर यह डिफेमेशन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होगा, अगर किसी की पर्सन की रेपुटेशन डैमेज हो रही है, ख़राब हो रही है, और जानबूझकर उस इंसान ने यहाँ पर किया है, ठीक है, उसका इंटेंशन था किसी पर्टिकुलर पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज करने का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो डिफेमेशन के तहत चार्ज किया जाएगा। ये बात सेक्शन 499 में है। अब क्या चार्ज किया जा सकता है, तो सेक्शन 499 में तो ये समझा दिया, लेकिन अगला ही सेक्शन जो सेक्शन 500 है, वो ये बोलता है कि अगर किसी के ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लगते हैं तो उसको कम से कम अप टू 2 ईयर्स, 2 साल की सज़ा हो सकती है। उस 2 साल की सज़ा में हो सकता है फ़ाइन भी इंक्लूड किया जाए, हो सकता है कि फ़ाइन ना भी लिया जाए, ठीक है, जो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल डिफेमेशन में चार्ज होता है। तो ठीक है, अब ये क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है, ये जो वर्ड है क्रिमिनल, ये जो ऐड हुआ है, इससे थोड़ा सा टर्म और चेंज हो जाता है, वो मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताऊँगा। तो डिफेमेशन समझ गए क्या होता है। डिफेमेशन एक ऐसा एक्ट, एक ऐसी हरकत जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की जानबूझकर, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, आपको पता है उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, तो भी आपने यहाँ पर ये बात बोली है जिससे यहाँ पर एक व्यक्ति की रेपुटेशन को डैमेज कर जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को डिफेमेशन बोला जाता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो डिफेमेशन है आप इतिहास में भी देख पाओगे, हुआ करता था, खासकर रोमन लॉज, जर्मन लॉज में भी यहाँ पर डिफेमेशन देखने को मिलेगा। डिफेमेशन को लेकर पनिशमेंट्स, सजाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। अब इंडिया में डिफेमेशन को लेकर कानून क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। कानून तो आप समझ गए इंडियन पिनल कोड के अंदर क्या है क्या नहीं है। अब जो हमारा संविधान है, संविधान में आपको पता है हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसी में आर्टिकल 19 आता है, और आर्टिकल 19 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की बात करता है। आपको खुलकर बोलने का अधिकार है, ठीक है, यानी आपके पास में खुलकर बोलने का अधिकार है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो, लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर डिफेमेशन है तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 19 है वो आर्टिकल 19 का वोलेशन कर रहा है, जबकि यहाँ पर कोर्ट ने एग्जैक्टली मेंशन कर रखा है कि देखो आर्टिकल 19 भले ही आपको खुला बोलने की इजाज़त दे, आपके पास में फ्रीडम है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की, लेकिन इसी आर्टिकल 19 में कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, ठीक है। आप जैसे ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट की बेइज्जती कर दो, ठीक है, आप यहाँ पर किसी को डिफेम कर दो, किसी की रेपुटेशन ख़राब कर दो, वो चीज़ आपको नहीं दी गई है। भले ही आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। तो इंडिया में जो डिफेमेशन है वो सिविल रॉन्ग भी हो सकता है और क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है उस सिनेरियो के ऊपर में। अब सिविल रॉन्ग का मतलब यहाँ पर यह है कि एक केस हो गया, अब उसमें यहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्ति के ऊपर में मॉनेटरी कंपनसेशन दे दिया कि भाई आपको इतना पैसे का भुगतान करना है ना, इतने पैसों का मुआवजा देना है जिसको भी आपने नुकसान पहुँचाया है। लेकिन यहाँ पर जो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है, इसमें सीधा सीधा यहाँ पर एक व्यक्ति को जेल भेजा जाता है और बताया जाता है उसको जेल भेजकर कि ऐसा आप दूसरा व्यक्ति ना करें, ठीक है, लोग उसको देखें और दूसरे व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार की हरकत ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस में एक जेल टर्म भी ऐड की गई है, इसमें सीधा जेल भेजने की जो प्रोविजंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नाउ अब इसी को लेकर एक डिबेट छिड़ी हुई है, फ्री स्पीच वर्सेस डिफेमेशन। एक तरफ खुला बोलने का अधिकार है आपके पास में, दूसरी तरफ डिफेमेशन के कानून है, तो बोलें या ना बोलें। तो देखो इसको लेकर काफ़ी बार आर्गूमेंट हुए, लेकिन इसको लेकर क्लियरली बात बोली गई कि देखो आपके पास में जो भी फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 के अंदर में, है ना, आपके पास में खुला बोलने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि कई सारे जजमेंट्स हैं अलग अलग देशों के, आप उनको भी देख लोगे तो वहाँ पर बोला गया है कि एक पर्सन की रेपुटेशन भी इंपॉर्टेंट है,
और वो रेपुटेशन भी एक फंडामेंटल राइट का अधिकार है जो हमारे पास में आर्टिकल 21 है जीने का अधिकार देता है। तो वहीं पर राइट टू रेपुटेशन का भी कह सकते हो एक हिस्सा है, राइट टू रेपुटेशन भी एक पार्ट है यहाँ पर आर्टिकल 21 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डिफेमेशन है, ये जो वर्ड है जो जिस चीज़ को डिफाइन कर रहा है वो सही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है। तो भले आपके पास फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, लेकिन आपने उस फंडामेंटल राइट की मर्यादा में रहना होगा। उसके जो लिमिट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया है उसको यहाँ पर देखना होगा। बात जब किसी के रेपुटेशन की होगी तो यहाँ पर वो डिफेमेशन की कैटेगरी में ही कवर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की साइड से मेंशन किया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है, यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो मैंने आपको इस आर्टिकल का एक पार्ट डिस्कस किया है। सेकेंड पार्ट यहाँ पे बात करता है कि इनको, राहुल गांधी जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा भी दिया गया था, इनकी सदस्यता छीन ली गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कब आप कह सकते हो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मुजरिम साबित होता है किसी केस के अंदर में, ठीक है, किसी भी केस में अगर वो मुजरिम साबित होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी जो सदस्यता है वो छीन ली जाएगी। लेकिन यहीं पर कुछ और चीज़ें भी ऐड हैं। क्या क्या चीज़ें ऐड है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ें जो एक व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 के तहत किया जाता है। तो इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर में कई सारे सेक्शंस हैं, तो इसमें कुछ सेक्शंस और इंक्लूड करे गए, जैसे सेक्शन 153A आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बोला गया है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप कह सकते हो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें दंगा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई पैदा करने की कोशिश कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन करता है किसी चीज़ को लेकर, है ना, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर में भेदभाव यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है, जो हार्मनी है, जो एकता है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कह सकते हो कि घूसखोरी, जो घूस लेने की कोशिश कर रहा है, तो उन पर्टिकुलर सेक्शंस में आप कह सकते हो अगर कोई अपराधी साबित होता है तो उसकी जो ये मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो यहाँ पर ख़त्म की जा सकती है। इवन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का आपको सेक्शन 8 क्लॉज 3 देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये तभी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जब उसको जो केस देखा गया है, जिस केस में उसको सज़ा मिली है, अगर 2 साल की सज़ा मिली है तो किसी पर्टिकुलर केस में अगर उसको 2 साल की सज़ा मिली है तभी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अगर 2 साल से कम टाइम की सज़ा है तो यहाँ पर ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो आपने ध्यान में रखना है एटलीस्ट 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। तो जैसे अभी यहाँ पे राहुल गांधी जी को इस डिफेमेशन के केस में 2 साल की जेल सुनाई गई, ठीक है, तो जैसे ही 2 साल का यहाँ पर इनके ऊपर केस हुआ, फटाक से यहाँ पर इनका जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो गई। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता, थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। भले यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसने सारी चीज़ें मेंशन की हों, इसमें एक चीज़ और भी है कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा लेकिन थोड़ा सा समय भी मिलेगा इन्हें, ठीक है, एक 3 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा और उस 3 महीने के टाइम पीरियड में वो अपील वगैरह फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के सामने, है ना, कि जो उनको सज़ा मिली है उसको अपील करना चाहते हैं आगे, ताकि उनकी सज़ा यहाँ पर घट जाए या कम हो जाए, जिससे यहाँ पर उनकी जो मेंबरशिप बरकरार हो जाए। बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसी 3 महीने के पीरियड में यहाँ पर वो जो MP है वो कोई भी अपील जो है वो फाइल कर सकता है हमारे हाई कोर्ट के सामने, ठीक है। तो ये डिफेमेशन वाला केस और खासकर दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन वाला, दोनों यहाँ पर अलग अलग मैटर हैं। बट क्या है सिनेरियो वो मैंने डिस्कस किया। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो हम लोगों ने आज से 2 महीने पहले पेड ग्रुप स्टार्ट किए थे, आप चाहो तो यहाँ पर उन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उन पेड ग्रुप्स के अंदर में डेली बेसिस पर आपको जो करंट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपका आर्टिकल डिस्कशन कर रहा हूँ तो उसमें कुछ बैकग्राउंड नोट्स आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, नीचे की साइड में आपको वो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, वो सारे नोट्स आपको उस ग्रुप में मिल जाते हैं। PDFs मिल जाती हैं, उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों PDFs प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सीधा यहाँ पर पेस्टेड नोट्स मिल जाते हैं, आप वहाँ पे सर्च वगैरह करके भी, मतलब अगर आपको नोट्स बनाने में परेशानी हो रही है, बहुत सारा लिखना पड़ जाता है, तो एक अच्छा सोल्यूशन, आप सीधा उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में सीधा आप रिवाइज़ कर सकते हो, कुछ भी सर्च करके पढ़ सकते हो, कितना ही पुराना टॉपिक हो सकता है, सब कुछ रीड कर सकते हो। PDFs भी आपके पास में अवेलेबल होंगी। तो एक सिक्योर्ड ग्रुप वो है, ठीक है। और उस ग्रुप की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट रखा गया है, वो है 499 रुपीज़ फॉर दी लाइफ टाइम एक्सेस। आप एक ही बार में आपने इन्वेस्टमेंट करना है 499 रुपीज़ का, उसके बाद आपने कोई खर्चा नहीं करना है, कोई दोबारा सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं लेना है, सीधा आप हमेशा के लिए उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। और उस ग्रुप में ऐड होने के लिए करना क्या है, अच्छा एक चीज़ और, उस ग्रुप में क्या क्या और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, अगर इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो उसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है इस यूट्यूब चैनल पर, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के नाम से। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे तो वहाँ पर पेड ग्रुप डेमो वीडियो लिंक करके एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के नाम से वो वीडियो होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा।
फिर उसके बाद में आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपने इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर कि हाँ आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो। आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, आपको पूरा लिंक दिया जाएगा, प्रोसेस दिया जाएगा कि कैसे पेमेंट करनी है, जिसके बेसिस पर आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। और अगर कोई व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा है तो वो SMS के थ्रू भी मैसेज कर सकता है इस पर्टिकुलर नंबर पर। बाकी इसी के साथ में एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, जहाँ पे मेरे साथ में 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से सुनना। जो हमारा मॉर्निंग वाला वीडियो है 5 AM वाला, उसको हम लोग 16 जुलाई से कंटिन्यू करेंगे। अब आप कहोगे कि सर आपने बोला था 5 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने हाँ टेलीग्राम पे मेंशन किया था 5 जुलाई से हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद अभी कुछ दिन का मुझे फिर गैप करना पड़ता, कम से कम 5-6 दिन का फिर से गैप होता, ठीक है, कुछ काम की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि 16 जुलाई से हम उस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मॉर्निंग का 5 बजे का वीडियो 16 जुलाई से रेगुलर आएगा, बिना किसी ब्रेक के। आपको हमेशा मिलेगा, रोज़ाना मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा और वेट कर लो, कुछ दिन की और बात है। नहीं तो फिर अभी हम स्टार्ट कर दें तो 1-2 दिन हो पाएगा, फिर 6 दिन की फिर एक और गैप हो जाएगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 16 जुलाई तक थोड़ा सा वेट कर लो। बाकी जो ये इन्फॉर्मेशन है सबके साथ में ग्रुप में शेयर कर देना कि काफ़ी लोग पूछते हैं सर वो 5 AM वाला इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो कब आएगा। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप के अंदर में शेयर कर देना कि 16 जुलाई से वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को भी आप लोग GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के सेक्शन से लिंक कर पाओगे। तो जो हमारा ट्राई है, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पूरे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को, जो दूर संचार विभाग है उसको कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे आपके एयरटेल, उसके बाद यहाँ पर आइडिया, ये सारे यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो कंपनियाँ चल रही हैं, ये लाइसेंस लेती हैं ट्राई से, ठीक है। तो ये पूरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो इस बॉडी ने एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स में जैसे आपका नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ये सारी चीज़ें आ गई। तो OTT पर रेगुलेशन की तैयारी की जा रही है, यानी इसके ऊपर भी एक कंट्रोल करने के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ट्राई ने यहाँ पर बोला है कि सरकार तय करेगी एक परिभाषा, एक नया नोटिफिकेशन लाया जाएगा OTT को लेकर, ठीक है। और ट्राई ने इसको लेकर जो काम है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया है, पूरा ग्रुप बना लिया है, जिसको लेकर डिस्कशंस, जो मीटिंग्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये जल्द ही ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जैसे कि इन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में भी खासकर जो कम्युनिकेशन वाले प्लेटफॉर्म्स है, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, ये वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप आराम से कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। तो ये जो OTT कम्युनिकेशन वाले प्लेटफॉर्म्स है ना, इनके ऊपर रेगुलेशन लाने की, इनके ऊपर थोड़ा और कंट्रोल बढ़ाने को लेकर डिस्कशन चल रहा है। जो कंसल्टेशन है, जो बातचीत है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगे यहाँ पर और डिटेल से शुरू होने वाली है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है आर्टिकल के अंदर में। और इसी सब डिस्कशन के दौरान, कंसल्टेशन के दौरान आगे आके बताया जाएगा कि OTT की परिभाषा क्या होती है, OTT का पूरा नोटिफिकेशन क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसके अंदर में मेंशन की जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा क्यों, जैसा चल रहा था चलने देते। तो बोला ये जा रहा है कि इसमें नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसी चीज़ों को नहीं कवर करेंगे। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ये सब आपके ब्रॉडकास्टिंग ऐप हो गए। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं OTT कम्युनिकेशन वाले प्लेटफॉर्म्स की, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनकी बात कर रहे हैं। इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रेगुलेशन किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उनका कहना यह है कि ये रेगुलेट करने का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, वो है कि जो ग्राहक, जो कंज्यूमर्स है, आप हो, मैं हूँ, जो हम इन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, हम सभी को धोखाधड़ी से बचाना, ठीक है। तो ये एक मेन पर्पज़ होने वाला है, इसको और ज़्यादा कंट्रोल करने का। समझ गए? तो किस चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ से क्या कुछ पूछा जाएगा? देखो, कुछ नहीं पूछने वाले। एग्ज़ाम में जो एक मेन काम की चीज़ निकल कर आएगी वो है ट्राई। ट्राई के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, क्योंकि इन इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के बारे में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? ट्राई बॉडी को बनाया गया था 20 फरवरी 1997 में, एक कानून के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। उस एक्ट का नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है, आगे एक्ट लगा दिया गया है। 1997 का एक्ट है, जिसके माध्यम से इस बॉडी को तैयार किया गया। इस बॉडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है
इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे देश का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, दूरसंचार विभाग है, इसको ग्रो करना। ट्राई का मेन काम क्या है, जो टेलीकॉम सर्विसेज दी जाती हैं उसको रेगुलेट करना। ठीक है, इवन यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे अभी एयरटेल, जियो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स चल पा रहे हैं, इनके पीछे ट्राई है जो इन सबको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। पहले ये सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करती थी, बाद में जब से ट्राई बनाए इनके हाथ में ये सारी पावर्स आ चुकी हैं। अब ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर में है। अब इस वाली बॉडी में होते कौन कौन लोग हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं, ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात करते हैं मेंबर्स की, तो ट्राई के अंदर में सबसे पहले होते हैं एक चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के साथ साथ 2 होल टाइम मेंबर्स और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, और ये इन सभी मेंबर्स को अपॉइंट करती है हमारी सरकार। तो 2 होल टाइम मेंबर्स जो हमेशा रहेंगे, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स समय समय के लिए काम करेंगे और एक चेयरपर्सन। तो 2 2 4 1 5 5 लोग यहाँ पर हो जाते हैं इसमें। अब ये जो मेंबर्स हैं इनका टेन्योर कितना होता है, कितने समय तक वो सर्व कर सकते हैं, तो ट्राई के जो चेयरपर्सन और बाकी जो मेंबर्स हैं, ये सभी मेंबर्स ऑफिस में लगभग 3 साल तक रह सकते हैं। मतलब 3 साल का इनका टेन्योर होता है, 3 साल तक, या फिर जो मैक्सिमम एज है 65 साल तक। इन दोनों चीज़ों में से जो भी पहले हो जाए, किसी की उम्र 65 पहले हो जाती है तो टेन्योर खत्म हो जाएगा, या किसी की 3 साल पहले हो जाता है तो वो टेन्योर खत्म हो जाएगा, जो भी पहले पहुंच जाए, जो भी इसमें से पहला हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 3 साल या फिर 65 साल की एज, समझ गए। अब जो ट्राई के चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन के पास में कई सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, जैसे ट्राई की बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स को हैंडल करना, वो सारी पावर्स होती हैं। और इसी के एक वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं। ठीक है, तो ट्राई में चेयरपर्सन के नीचे एक वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंट करती है उस वाइस चेयरपर्सन को। वाइस चेयरपर्सन के पास भी कई सारे पावर्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं। कैसे कि भैया ट्राई का जो चेयरपर्सन है, सपोज़ यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है, कहीं गया हुआ है, तो वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर इस पूरी बॉडी को हैंडल करेंगे। अब जो भी मेंबर्स इस बॉडी के अंदर में, क्या उनको हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास में ताकत है इसके मेंबर्स को हटाने की। लेकिन कब हटाया जाएगा? जब वो जो मेंबर्स हैं, सपोज़ वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, दिवालिया निकल चुका है उनका, दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं, कुछ बचा नहीं है अब उनके पास में। दूसरा, यहाँ पे या फिर किसी अपराध में फंस गए हो वो, या फिर फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल इंसान है, लग रहा है कि अब वो काम नहीं कर पाएगा, मानसिक रूप से भी और फिजिकल शारीरिक रूप से भी अब वो यहाँ पर स्थिर नहीं है काम करने के लिए, तो उस बेसिस पर भी यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन को रिमूव किया जा सकता है। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मीटिंग्स के बारे में जब बात करते हैं, तो चेयरपर्सन के पास में मेन पावर्स होती है मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने की। लेकिन जब चेयरपर्सन नहीं होंगे तो ये पावर किसके पास में होगी? बताया था अभी, वाइस चेयरपर्सन के पास में, कि सारी मीटिंग्स को वो देख सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, और मान लो यहाँ पर अगर वाइस चेयरपर्सन भी नहीं है तो यहाँ पर इस अथॉरिटी में से कोई से भी मेंबर को चूज़ किया जा सकता है कि वो यहाँ पर इस मीटिंग को हेल्ड कर सके, इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू कर सके। अब मान लो यहाँ पर कोई भी मीटिंग होती है ट्राई की, उसमें कोई डिसीजन लिया गया, तो डिसीजन लिया जाता है मेजॉरिटी ऑफ वोट के बेसिस पर, जितने ही मेंबर प्रेजेंट होते हैं उनकी वोटिंग के बेसिस पर। अब वोटिंग में यहाँ पर इक्वालिटी को देखा जाता है। ठीक है, मान लो वोटिंग के ऊपर मतलब जो जिधर की साइड से ज़्यादा वोट आएंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा वोट आएगा जिधर की साइड से, सारा का सारा मामला उधर चले जाएगा, वो वाला डिसीजन माना जाएगा। लेकिन मान लो अगर वोट बराबर आ गए, 2 पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, ये भी इक्वल वोट दे रहे हैं, वो भी इक्वल वोट दे रहे हैं, अब वोट इक्वल हो गए, तो उस केस में चेयरपर्सन को एक और चांस मिलेगा, सेकंड चांस मिलेगा वोट देने का। तो वो दोनों सेक्शंस में से, दोनों तरफ में से किसी जगह पर, किसी जब इक्वल हो जाएगा ना, दो तरफ जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, जब दोनों इक्वल हो गए वोटिंग में, तो चेयरपर्सन को एक और चांस मिलेगा, वो किसी एक साइड में एक वोट और देकर उसको मेजॉरिटी में बना सकते हैं, मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेजॉरिटी में कन्वर्ट होते ही वही बात मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वोट की वैल्यू है इस मीटिंग के अंदर में। ठीक है, तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस ट्राई का। आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो मैकडोनल्ड वाला आर्टिकल तो मैं आपको स्टार्ट में पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने आपको टोमेटो वायरस के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये वाला आर्टिकल थोड़ा रेलिवेंट आपको देखने को मिलेगा। इस वाले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में हम लिंक कर सकते हैं। तो दिल्ली जो है वो जल्दी होस्ट करेगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस को। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस का जो टेस्ट रन है वो होने वाला है, उसको दिल्ली होस्ट करेगा इस साल में। अब आने वाले कुछ समय पर इसको होस्ट करने वाला है। तो कुछ ऐसी बसेस चलाई जाएंगी जो कि हाइड्रोजन बेस्ड होंगी। हाइड्रोजन बेस्ड मतलब ना कोई डीजल, कुछ नहीं, केवल हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा। इससे क्या होगा, सीधा पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकेगा और कम किया जा सकेगा।
ठीक है। तो इसको लेकर जो तैयारी है वो चल रही है। इस प्रकार की जो बसेस है वो यहाँ पर डेवलप की जा रही है एक जॉइंट वेंचर के अंदर में, यानी कुछ कंपनीज आपस में मिलकर काम कर रही हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, दूसरी तरफ टाटा मोटर्स हैं। ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं इस बसेस को डेवलप करने में, जो कि हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली हैं, जिनको हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना हो चुका है। और पिछले साल जो जर्मनी है, जर्मनी ने तो हाइड्रोजन वाली ट्रेन को यहाँ पर स्टार्ट किया था, उसकी टेस्टिंग की थी, हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन की। और पिछले साल मैंने सितंबर में आपको ये आर्टिकल पढ़ाया था। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता क्या है, इवन ये हाइड्रोजन क्या है, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसा ये बैटरी से थोड़ा कह सकते हो बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, मैंने आपको पिछले साल ये पढ़ाया था कि जर्मनी ने दुनिया की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स हैं उनको यहाँ पे लॉन्च किया था। और ये ट्रेन्स वो हैं जिससे कोई भी पोल्यूशन, कोई भी एमिशन नहीं होगा, और इनकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है। प्लस ये स्पीड प्लस यहाँ पर ये ट्रेन 1000 किलोमीटर तक रन कर सकती हैं जब तक इसमें हाइड्रोजन है, जब तक वो हाइड्रोजन बिल्कुल सूख नहीं जाता। समझ गए। अब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो एक हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रिक पावर है, हाई क्वालिटी के इलेक्ट्रिक पावर का ही एक मेन सोर्स कह सकते हो। यहाँ पे मेनली हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा एज अ फ्यूल, जैसे अभी डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पर। अब हाइड्रोजन वाले केस में सिंपली हम हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। और हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है आपको पता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है वाटर को स्प्लिट करके, पानी को दो भाग में बांटा जाता है। पानी को कैसे बांटेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने के बाद में पानी को स्प्लिट किया जाएगा। स्प्लिट के दौरान यहाँ पर पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, जिसमें से हाइड्रोजन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। समझ गए। अब हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है पृथ्वी के ऊपर में, और सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर आप लोग एक क्लीन फ्यूल ऑप्शन की तरफ देख रहे हो। हाइड्रोजन के अपने आप में अलग अलग प्रकार होते हैं, और वो जो अलग अलग प्रकार जो होते हैं वो उनके बनावटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको कैसे बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पानी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा रहा है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी होगी, यानी कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से आने वाली यहाँ पर वो बिजली होगी, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी पॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस में, वो भी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी है, वहाँ पे भी कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। आमतौर पर बिजली का उत्पादन कोयला जलाकर होता है, तो कोयला जलाकर होगा तो वहाँ पे कई सारा पोल्यूशन होगा। समझ गए। तो दोनों में डिफरेंस है। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम एक रिन्यूएबल एनर्जी उस इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर या विंड एनर्जी का यूज़ करके पानी को स्प्लिट करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करते हैं। इसमें से जो बाय प्रोडक्ट्स हमको मिलता है पानी और वाटर वेपर मिलते हैं। फिर ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ एक होता है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है कोयले को जलाकर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है कोयला जलाकर, कोयला जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा। ठीक है। उसका बाद एक होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन होता है प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल गैस को जलाकर। अब नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगेन यहाँ पर भी एमिशंस होते हैं। फिर होता है एक ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन भी ग्रीन हाइड्रोजन की तरह ही है। अब ब्लू हाइड्रोजन में भी हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, नेचुरल गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर भी पोल्यूशन होता है, लेकिन उस पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया जाता है। उस कार्बन, जो भी कार्बन रिलीज़ हुआ उसको यहाँ पर कैप्चर या स्टोर करने का यहाँ पे प्रोसेस बनाया जाता है। तो इस वजह से ब्लू हाइड्रोजन भी थोड़ा एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, बट कार्बन एमिशन यहाँ पर भी हो रहा है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन में कार्बन एमिशन हो ही नहीं रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही है कि देखो हाइड्रोजन एक अच्छा ऑप्शन है जीरो एमिशन सोल्यूशन के लिए, क्योंकि अभी दुनिया भर की कंट्रीज़ का टारगेट यही तो है कि कैसे ना कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। और उस प्रदूषण को कंट्रोल करने का एक अच्छा उपाय है कि आप हाइड्रोजन का यूज़ करो, क्योंकि दुनिया भर में सारे देशों में जो एक मेजर चंक जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। इंडिया में भी आप देख पाओगे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने का अच्छा तरीका है कि भाई आप हाइड्रोजन का यूज़ करो। हाइड्रोजन यूज़ होगा गाड़ी के अंदर में तो पोल्यूशन होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज़ किया जाता है ना, वो थोड़ी सी कम नॉइज़ पैदा करता है, उसमें आवाज़ भी काफ़ी कम होती है, प्लस यहाँ पे आसान भी है, बैटरी से ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है। क्योंकि नहीं तो फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का अच्छा ऑप्शन है, आप बस चला सकते हो, बैटरी से चला सकते हो, इलेक्ट्रिक बसेस हो सकती हैं, लेकिन
आप कह सकते हो जो ये फ्यूल सेल्स हैं ना, हाइड्रोजन वाले फ्यूल सेल्स, ये बैटरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूल सेल्स में आपको फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी और आप फ्यूल को डबल भी कर सकते हो चलाते वक्त। आपको फ्यूल की ज़्यादा आवश्यकता, आप फ्यूल को बढ़ा सकते हो। लेकिन बैटरीज़ में सीधा आपकी बैटरी की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, कितनी एनर्जी है। समझ गए? चलो आगे आते हैं। अब इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि आपको हर एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए एक आर्टिकल का। ये तो फ़ायदा आपने पढ़ लिया, अब इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है, सीधा इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट की। ग्रीन हाइड्रोजन बना पाना काफ़ी मुश्किल है। भले ही हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन बना पाना थोड़ा मुश्किल बैठ जाता है, क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट हमारे पास में कम है, दुनिया भर में कम है। तो जो ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन है ना, उससे 5 गुना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है हाइड्रोजन को स्टोर करने का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, अब उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। तीसरा, हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन करना। हाइड्रोजन को आप यहाँ पर सीधा अलग करो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, उसको सेपरेट करने में भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो तो ठीक है, अब वो एनर्जी कैसी भी हो सकती है, तो वहाँ पर भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। अब इसी हाइड्रोजन के केस में इंडिया का क्या सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2021-22 का जो बजट था ना, उस बजट में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का अनाउंसमेंट किया गया, जहाँ पर एक मेन मकसद था कि हम लोग हाइड्रोजन को एज अ एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करने वाले हैं। और इसको लेकर भारत सरकार ने लंबे समय से कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, पीएम कुसुम हो गया, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी हो गया, रूफ टॉप सोलर स्कीम हो गया, जो कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के काम करते हैं। ये तो हमने बसेस के केसेस में बात कर ली। और अगर आपको पता है, अगर इंडिया ट्रेन को अगर हाइड्रोजन से चलाने लगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली यहाँ पर ट्रेन अगर हम लोग चलाने लगे, तो इससे इंडिया में काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल इससे इंडिया कह सकते हो कि हर साल 24 मिलियन टन जो कार्बन एमिशन है उसको रोक सकता है। 24 मिलियन टन्स कार्बन एमिशंस रोका जा सकता है, क्योंकि भारत में हर रोज़ 13,500 के आसपास ट्रेन्स रन कर रही हैं, चल रही हैं। तो इनमें डीजल या फिर आप कह सकते हो इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है, या बाकी सारी जो फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड वाली ट्रेन्स आपको देखने को मिल पाएंगी। लेकिन यहाँ पर इसका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से यहाँ पर ट्रेन को चलाना, जैसे जर्मनी ने अभी स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा। नाउ यूपीएससी ने 2010 में यहाँ पर इसी वाले आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स हैं ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं एज ए एग्जॉस्ट। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं एज ए एग्जॉस्ट, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट जो निकल कर आता है हमारा, वो पानी निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर सी H2O। ठीक है, जो वाटर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये यूज़ करेगा हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एज अ फ्यूल, लेकिन जो प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन होगा इसमें वो वाटर होगा, H2O यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना, वर्ल्ड सेक्शन पर आएंगे तो देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब दुनियादारी में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वही है रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट और ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। लेकिन इसमें जो काम का आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अब आपको ये देखने को मिलेगा। क्या बात की जा रही है, यूएस जो है वो क्लस्टर बॉम्ब सेंड करने वाला है यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब्स आर्मर्ड व्हीकल सेंड करने वाला है। अब इस वॉर को रोकने के बजाय ये वॉर और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, रशिया यूक्रेन का वॉर। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट आ रहा है अमेरिका की साइड से। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने डिसाइड किया है कि जो ये क्लस्टर बॉम्ब्स हैं ये यूक्रेन को दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक मिलिट्री एड पैकेज जो अनाउंस किया है $800 मिलियन का, $800 मिलियन का, ये पैकेज सीधा यूक्रेन के लिए अनाउंस किया गया है, ताकि रशिया के खिलाफ में ये वॉर चलती रहे, रशिया को यहाँ पर ये हरा सकें। खासकर आप देखोगे इस वॉर के पीछे यूएस का एक बहुत बड़ा हाथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने लंबे समय से यही बोला है कि आप इस क्लस्टर बॉम्ब को अवॉइड करो यूज़ करना, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब अपने आप में बहुत घातक होता है। क्लस्टर मतलब क्या होता है, समूह, एक गुच्छा कह सकते हो। तो क्लस्टर बॉम्ब में एक साथ आप 100-200 बम बरसा देते हो एक साथ, एक ही झटके में, एक ही सेकंड में आपने सीधा एक मिसाइल छोड़ी जिससे 100-200 बम निकलेंगे, और इसे सीधा एक पर्टिकुलर कंट्री के जो सिविलियंस है, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनके ऊपर अफेक्ट होता है, उनको नुकसान पहुँचता है।
ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है क्लस्टर बॉम्ब्स को लेकर। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पर शेयर कर दी गई हैं, लेकिन मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ ताकि आपको जो क्लैरिटी है वो बेहतर तरीके से आ सके। तो दोस्तों क्लस्टर बॉम्ब्स कैसे काम करते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा आप देख पाओगे एक पूरा मिसाइल है, एक पूरा बॉम्ब आपको बड़ा सा देखने को मिलेगा। इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे बॉम्ब्स आपको नजर आएंगे, कई सारे छोटे छोटे बॉम्बलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको छोड़ा जाएगा, इसको हवा से भी छोड़ा जा सकता है और ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है। इसको छोड़ने के बाद ये अपने आप पे खुलेगा और खुलने के बाद में इस तरीके से छोटे छोटे बॉम्ब की बरसात कर देगा, ठीक है। और कुछ बॉम्ब ऐसे होंगे जो तुरंत फटेंगे, गिरते ही फटने लगेंगे, ठीक है। तो क्लस्टर बॉम्ब कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ एक कैनिस्टर, इस प्रकार का कनिस्टर बनाया जाता है। उस कैनिस्टर के अंदर में इस प्रकार के छोटे छोटे बॉम्ब्स भर दिए जाते हैं और फिर इस कनिस्टर को छोड़ा जाता है। इस कनिस्टर को छोड़ा जाएगा, ये खुलेगा, खुलने के बाद में इसमें कम से कम 200 बॉम्ब्स होंगे, 200 बॉम्बलेट्स छोटे छोटे करके वो पूरे एरिया में गिर जाएंगे। और गिरने के बाद में कुछ तो तुरंत फट जाएंगे और हो सकता है कुछ ना फटें, और कुछ नहीं फटेंगे, वो यहाँ पर आगे आने वाले समय के लिए जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं, कभी भी वो फट सकते हैं फिर। तो इतने ज़्यादा घातक यहाँ पर क्लस्टर बॉम्ब्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब्स काम करते हैं, एक इकट्ठा समूह में जाते हैं। अब क्लस्टर बॉम्ब्स के सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले देश हैं, वो कौन कौन है? यूएस, रशिया, चाइना, उसके अलावा इजराइल, देन उसके बाद में मेनली यहाँ पर आपको यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल आपको देखने को मिलेंगे जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं क्लस्टर बॉम्ब्स के, ठीक है। बाकी इसको लेकर कुछ लिखने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया क्लस्टर बॉम्ब्स कैसे हैं। आप इसको एयरक्राफ्ट से या फिर किसी प्रोजेक्टाइल से लॉन्च कर सकते हो जिसमें कई सारे बॉम्बलेट्स होते हैं, वो सब गिर जाएंगे। हो सकता है कुछ एक्सप्लोड हो जाए, कुछ ना एक्सप्लोड हो, कुछ रुकने के बाद एक्सप्लोड हो। इससे सीधा सीधा खतरा हमारी सिविलियन पॉपुलेशन के पास में पहुँचता है। आगे आते हैं ना दोस्तों, आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो आपको पता होगा जैसे कि आज सैटरडे है, सैटरडे में कुछ खास या ज़्यादा एडिटोरियल नहीं आते हैं, हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज में नहीं आता है। उसके अलावा बाकी सारे सेक्शंस, एडिटोरियल का जो दूसरा वाला सेक्शन होता है वो भी नहीं आता है। सैटरडे में काफ़ी सारे चीज़ नहीं आ पाती हैं, ठीक है। मतलब न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होती हैं, ऐसा नहीं, आएंगी तो हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। तो आज का एडिटोरियल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो जब मैंने पढ़े ना तो मुझे कुछ खास काम के नहीं लगे। मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कोई रेलिवेंस नहीं है तो आप उनको स्किप कर सकते हो, 100% स्किप कर सकते हो। अब बात यहाँ पर है कुछ काम का पढ़ना। तो इंडियन एक्सप्रेस पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, एक अच्छा एडिटोरियल है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं उन बैंक्स के अंदर में एक सुधार की आवश्यकता है। ये बात यहाँ पे राइटर ने समझाई है। इस एडिटोरियल को एनके सिंह जी के थ्रू लिखा गया है। तो क्या है इनके कहने, बहुत ही शानदार आर्टिकल है, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए हैं और आज का मेंस का क्वेश्चन इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में यहाँ पर मैंने सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दी है और आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप वहाँ से पीडीएफ से भी इसको पढ़ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो बात की जा रही है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर एक सुधार की, एक रिफॉर्म की। सवाल यह है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते क्या हैं, पहले यह जानना ज़रूरी है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हमारे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बैंक्स होते हैं जिनका मेन काम होता है लोन प्रोवाइड करवाना, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाना डेवलपिंग कंट्रीज़ को। एक तो बैंक आपके देश के अंदर में है जो लोन देता है नागरिकों को। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स बड़े लेवल के बैंक्स होते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को या मिडिल इनकम कंट्रीज़ को या ऐसे देश जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है उनको सपोर्ट करना, उनको लोन देना, उनको सपोर्ट करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, है ना। वहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, आर्थिक विकास करना, ठीक है। तो ये सारा मेन फोकस होता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का। अब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में कौन कौन सी बैंक्स आ जाती हैं? एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक आपका आ गया, है ना, विश्व बैंक हो गया, उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इंटर अमेरिका डेवलपमेंट बैंक हो गया, और भी कई सारी बैंक्स हो गई, वो सारी हमारी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। तो ये वाली जो बैंक्स होती हैं इनका मेन काम क्या है कि जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, ऐसे देश जहाँ पर आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लोगों की आय इतनी अच्छी नहीं है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, उस गरीबी को कम करने का मेन पर्पज़ है इनका। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का मेन पर्पज़ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेन पर्पज़ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने का मेन पर्पज़ है। तो ये सारे मेन पर्पज़ आपको मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के आपको देखने को मिलेंगे। अब हालांकि प्रॉब्लम यह है कि जो ये बैंक्स हैं, ये बैंक्स भी कहीं ना कहीं आज के समय में जैसे जैसे स्थिति चेंज हो रही है दुनिया भर की, उस हिसाब से ये बैंक कहीं ना कहीं जो अपना इम्पॉर्टेंस है वो खोते चले जा रहे हैं, इनका जो परफॉर्मेंस है वो बेकार होता चले जा रहा है। इसी वजह से हमें ज़रूरत है कि जैसे जैसे देशों में, अलग अलग देशों में स्थिति बदल रही है, दुनिया में स्थिति चेंज हो रही है, उस हिसाब से यहाँ पर इन बैंक्स को और मजबूत करना होगा हमें,
ठीक है, तो इन बैंक्स के अंदर में कुछ रिफॉर्म्स करने की, कुछ सुधार करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि आज के समय के हिसाब से यहाँ पर इन बैंक्स को रन किया जा सके। नाउ अब पहली चीज़ कि आखिरकार इन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में इन रिफॉर्म्स की, इन सुधार की क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को डिस्कस करेंगे, नीड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं ना, करेंट समय पर, आज के समय में ये बैंक्स पुराने हिसाब से काम कर रहे हैं। इनका जो प्रोसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम कानून, वो बहुत पुराने हो चुके हैं, आउटडेट हो चुके हैं। और इतने पुराने होने के बाद आप देखोगे समय बदल रहा है तेज़ी से, डिजिटल इकोसिस्टम आ चुका है, कंट्रीज़ डिजिटाइज हो रही हैं, दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आगे बढ़ रही हैं। तो उस बेसिस पर इन बैंक्स को भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आना होगा, क्योंकि समय के साथ में बोला जाता है ना कि समय के साथ में बदल जाना चाहिए, नहीं तो फिर समय आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। वही कंडीशन यहाँ पर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के साथ में हो रही है। तो जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाए गए थे, और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक चल रहे हैं। क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद काफ़ी सारे जो देश हैं वो नुकसान में पहुंच गए थे, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उन देशों को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स बनाए गए, इनके नियम बनाए गए। ठीक है, तो वो नियम कानून हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने। अब हमें ज़रूरत है नए कानून की, क्योंकि स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर कुछ ही कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया गया, उन्हीं कंट्रीज़ के सपोर्टिव वे में कानून बनाए गए। और आज दुनिया भर का, पूरे वर्ल्ड का साउदर्न पोर्शन देखोगे, सदर्न पोर्शन दैट मीन्स साउथ अमेरिका हो गया, उसके बाद में यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ एशिया हो गया, पूरा दुनिया का सदर्न पार्ट जो है आज के समय पर उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं रहा है इस डेवलपमेंट बैंक्स में, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में। तो ये बैंक केवल बात करती है तो दुनिया भर के देशों में केवल नॉर्थ की या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रही है ज़्यादातर। बाकी जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ और उसके बाद में लो इनकम कंट्रीज़ जो हैं उनकी बात कम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत आखिरकार किसको है, उन्हीं के लिए तो ज़रूरत है, स्पेशली बैंक्स किन के लिए, उनके लिए तो है। और उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली ज़रूरत समझ में आई। जो दूसरी नीड है वो यह है कि इन बैंक का जो इम्पोर्टेंस, इनका जो महत्व है, इनका जो परफॉर्मेंस है, उसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ठीक है, आज के समय पर जो भी यहाँ पर करंट ऑपरेशन, जो भी स्ट्रैटेजी या फिर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का जो भी बिजनेस मॉडल है, जिस हिसाब से ये चल रहे हैं ना, वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए प्रॉपर नहीं है। जो इनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उस स्ट्रैटेजी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ पर किसी डेवलपिंग कंट्री को इतना प्रॉपर सपोर्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजीज़ को, वो नीतियाँ, वो हमें चेंज करनी पड़ेंगी, वो जो मॉडल्स हैं वो हमें बदलने पड़ेंगे इन बैंक्स के अंदर में। ठीक है, क्योंकि जो ये मॉडल हैं वो पुराने हैं, और वो मॉडल इनोवेशंस को, नए नए आविष्कारों को, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र को, सोल्यूशंस को सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। और आज का समय इन्हीं चीज़ों की तो मांग कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तो बात कर रहे हैं हम, नए नए आविष्कारों की तो बात कर रहे हैं, और वो बैंक उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी एक सुधार की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट, इन बैंक का जो गवर्नेंस है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटीज़ हैं, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पर इसके अंदर एक सुधार की आवश्यकता है। तो इन बैंक का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये जैसे मैंने आपको बता दिया पहले कि कुछ कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, कुछ अच्छी कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि बैंक्स बनाए गए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और उन्हीं को अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इन बैंक का कोई फ़ायदा यहाँ पर होगा नहीं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है इन बैंक का, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा होता नहीं है, जबकि उन्हीं कंट्रीज़ को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना बनता था। समझ गए? इस वजह से भी यहाँ पर इसके अंदर सुधार की आवश्यकता है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की वैल्यू इन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकें। फिर बात आती है कि अगर हम यहाँ पर इन बैंक्स के अंदर में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, कुछ सुधार करते हैं, तो उसमें कुछ चुनौतियाँ भी फेस करनी पड़ेंगी, चैलेंजेस भी हैं। आप इतनी आसानी से सुधार नहीं कर सकते। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहली चीज़, जो ये बैंक्स हैं ना, इनको बीच बीच में ज़रूरत पड़ जाती है समय के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करने की। जैसे आप देख पाओगे अभी दुनिया भर में पैंडेमिक आया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई दो कंट्रीज़ के बीच में इशू आ गया, ट्रांस बाउंड्री इशू आ गया, तो इन्हीं मामले में ये उलझ जाते हैं, उन्हीं मामले को यहाँ पर ये निपटाने में लग जाते हैं। तो बाकी यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको कैसे ये सपोर्ट कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है ना, इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी यहाँ पर चेंज करनी होंगी। तो पहला चैलेंज आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा चैलेंज है कि प्रॉपर रिसोर्सेज ना होना। जो ये बैंक है इनमें रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी है। ठीक है, जैसे कि इन बैंक का जो फंडिंग लेवल है, जो पैसों की स्थिति है, वो भी इतनी मजबूत नहीं है, सफिशेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारे दुनिया भर की डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कई सारे चैलेंजेस को फेस कर रही हैं।
क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर गोल्स हैं, टारगेट्स हैं। उन सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अब उस लेवल का पैसा, उस लेवल का फंडिंग यहाँ पर इन बैंक्स के पास में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा ये जो बैंक है कई बार ना अलग अलग जो क्रिटिसिज्म है, अलग अलग आलोचनाएं वो फेस करते हैं कि भैया ये ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर में फंस चुका है, ये बैंक का जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या डिसीजन मेकिंग है वो बहुत स्लो है, ये जो बैंक हैं ये डिसीजन लेने में काफ़ी समय लगा देते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट अगर तय हुआ है तो उसको लागू करने में काफ़ी समय लगा देते हैं। ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। फिर उसके बाद में एक चैलेंज देखने को मिलेगा, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है ना, ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में क्लाइमेट चेंज का इशू आ गया। क्लाइमेट चेंज हो गया, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ लगातार फेस कर रही हैं, टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी का इंक्रीज़ होना। इसके लिए हमें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए भी यहाँ पर इन बैंक्स को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है एक चैलेंज बन चुका है इनके लिए। एक तरफ इनको फोकस करना है क्लाइमेट चेंज के ऊपर अलग से कि टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल कर सकें, दूसरी तरफ यहाँ पे कंट्रीज़ के ऊपर भी फोकस करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो चुका है। अब इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है ये थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भारत का किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है इन बैंक्स के अंदर में। देखो, इंडिया कहीं ना कहीं पूरे दुनिया का जो सदर्न पोर्शन है, ग्लोबल साउथ जो है, उसका लीडर बनकर आज के समय पर दिख रहा है। और भारत ने भी कई बार रोल जो निभाया है और मांग की है इन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर में कुछ चेंजेस के रिफॉर्म्स की। इंडिया एक सबसे बड़ा बोरोवर भी है, भारत ने बहुत सारा पैसा लिया है उधार में इन बैंक्स के माध्यम से, जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप से लिया है। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से काफ़ी पैसा इंडिया ने उठाया है। इंडिया को लोन्स मिले हैं, ग्रांट्स मिले हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, है ना। वो पैसा हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर पर्पज़ से लिया है, वहाँ पे पैसा खर्चा किया है। प्लस ऐसा नहीं कि भारत केवल पैसा बोरो ही कर रहा है, इंडिया एक कॉन्ट्रीब्यूटर भी है, इंडिया एक शेयर होल्डर भी है। भारत के पास में इन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के अच्छे खासे शेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया इन बैंक्स के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं, डिसीजन लेने का काम हो गया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, उसमें भी भारत पार्टिसिपेट करता है। तो इन बैंक्स के अंदर में इंडिया का रोल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ, अब जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं इनका काफ़ी बड़ा रोल गरीबी को एड्रेस करने में, जो असमानताएं हैं खासकर उनको भी यहाँ पर हटाने में काफ़ी ज़्यादा रोल इनका देखने को मिलेगा। अब ना जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं। आपको पता ही होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या हैं। टोटल 17 गोल्स हम लोगों ने सेट करे हैं दुनिया भर के देशों ने, और उन 17 गोल में कई सारे गोल हैं, जैसे गरीबी को निपटाना, इक्वालिटी को मेंटेन करना, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात करना। तो उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर जो हमारी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है वो काम कर रही हैं। इनको और ज़्यादा मजबूत होना होगा, अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो यहाँ पर तैयार करनी होंगी, है ना, उसको लेकर यहाँ पे वर्क करना होगा। तो इन बैंक का रोल गरीबी को निपटाने में भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ काम कर रही हैं। साथ ही साथ में ये बैंक सपोर्ट करती हैं जेंडर इक्वालिटी को, ह्यूमन राइट्स को, प्लस यहाँ पर और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे इन गोल्स के अंदर में मेंशन की गई हैं। फिर ये बैंक क्या कर रही हैं, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ पैसों का सपोर्ट या फिर कुछ ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम कर रही हैं लो इनकम कंट्रीज़ को, या फिर कुछ ऐसे देश जो कि कहीं ना कहीं जहाँ पे काफ़ी दंगे चल, लड़ाइयाँ चल रही हैं, ताकि वहाँ पे गरीबी को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सके, जो समाज में एक हलचल मची हुई है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, वॉयलेंस को कंट्रोल किया जा सके। उसके लिए भी यहाँ पर ये जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये वहाँ के लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी गरीबी को थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है। उसके अलावा जो ये बैंक्स हैं ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, यानी सभी की साथ में ग्रोथ हो, जो हमारी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वो भी ग्रो करें, लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो भी ग्रो करें, सभी की ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर एक मेजर फोकस होता है। सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर यहाँ पर ये जो बैंक्स हैं वो फोकस करती हैं। ठीक है, तो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं हमारी मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बड़े बड़े इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, इस प्रकार के कई सारे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। उनसे निपटने में, उनसे लड़ने में इन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन उसको करने के लिए इन बैंक्स के अंदर में सुधार की आवश्यकता है। समझ गए? तो क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ राइटर के। नाउ आज का क्वेश्चन इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स।
टू मोबिलाइज रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री एंड पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, फिनेंस एंड असिस्टेंस। तो जो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, इन बैंक्स को लेकर बात की गई है कि इनमें क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। यानी किसी देश को सपोर्ट करने में ये बैंक लगे हुए होते हैं, है ना। उस देश में यहाँ पर विकास करना, उस देश में कई सारे और भी काम करना, डेवलपमेंट का काम करना, तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या अवसर, इनके पास में क्या क्या चुनौतियाँ ये बैंक्स फेस करती हैं। तो एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए किस प्रकार से रिसोर्सेज का यूज़ करना है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है। प्लस यहाँ पे जो डेवलपमेंट, फाइनेंस और असिस्टेंस, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, असिस्टेंस का सपोर्ट है, वहाँ पर आपको इस मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। उसमें यहाँ पर एक पार्टनरशिप का काम करते हैं। लेकिन उस केस में किसी देश को सपोर्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपने समझाने हैं। एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। तो जो बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए किसी देश के संसाधन जुटाने और विकास वित्त और सहायता के लिए साझेदारी के मुख्य अवसर और चुनौतियाँ क्या हैं, वो आपने समझाने हैं। तो किसी भी देश के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो अगर हमें सही से जुटाने हैं, किसी की हेल्प करनी है, तो उसमें ये बैंक क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या इनके पास में अवसर हैं, प्लस क्या क्या चैलेंजेस हैं। सिंपल। अब आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप आज के समय पर रन कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन एनालिसिस। क्योंकि सैटरडे में कम आर्टिकल होते हैं तो आज का डिस्कशन जैसा हमारा एज यूजुअल रहता है 1 आवर के आसपास का उतना ही रहा है। नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 2023 का जो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर क्या है। जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। यानी कि जो इजराइल है, इजराइल ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं कुछ अरब कंट्रीज़ के साथ में इस्टेब्लिश कर लिए हैं। क्योंकि जो ये अरब नेशंस हैं इनमें कई सारे देश हैं जो कि यहाँ पर इजराइल को एक पर्टिकुलर कंट्री की मान्यता नहीं देते हैं या फिर इसको एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कई सारे देशों के साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं इजराइल के, लेकिन यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस डेवलप होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि जो ये अरब पीस इनिशिएटिव है जिसकी मध्यस्थता सऊदी अरेबिया ने करवाई थी, ये इनिशिएटिव इजराइल और अरब लीग ने साइन किया है, ये नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाता है स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।